क्या आपने कभी फाइनेंशियल बायर या फिर क्या कभी आपने कॉर्पोरेट बायर के बारे में सुना है? आखिर ये दोनों बायर्स में डिफरेंस क्या होता है? दोनों तो बायर्स ही हैं। क्या आप जानना चाहते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो ये वीडियो एकदम परफेक्टली आपके लिए बनी है। तो चलो विदाउट अ डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, जब भी हम लोग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की डील करते हैं तो हम लोगों का जो बायर होता है हम उसको आखिर कैसे सेग्रीगेट करें कि ये हमारा फाइनेंशियल बायर है या फिर कॉर्पोरेट बायर है? क्योंकि इनमें से कोई भी बायर हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो सकता है, लेकिन आखिर कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए? तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो अगर हम कॉर्पोरेट बायर की बात करें तो देखो यार, ये जो हमारे बायर्स होते हैं ना, ये लोग सेम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं जो कि हम लोगों का टारगेट होता है। ठीक है, उन लोगों ने जो भी कंपनी को खरीदना है उसको हम टारगेट कंपनी बोलते हैं। वो वाली कंपनी और इनका लगभग सेम इंडस्ट्री होता है, या फिर एटलीस्ट ये लोग सेम साइकिल ऑफ द बिजनेस में होते हैं। ठीक है, अब सेम साइकिल ऑफ द बिजनेस, अपस्ट्रीम साइकिल या फिर डाउनस्ट्रीम साइकिल। ठीक है, लेट्स से आप अब फैब्रिक बनाते हो तो आप रॉ मटेरियल वाली कंपनी कॉटन को एक्वायर कर रहे हो, या फिर जो मार्केटिंग करती है आगे जाके आपके लिए सेल्स, वैसी टाइप की कंपनी को हायर कर रहे हो। तो आपके लिए बेसिकली जो भी अपस्ट्रीम हो गया या फिर डाउनस्ट्रीम हो गया, उसी सेम इंडस्ट्री का या फिर सेम जो आप काम कर रहे हो ए टू जेड वैसा ही काम कर रहे हैं, वैसे टाइप के लोगों को बोलते हैं कॉर्पोरेट बायर। ठीक है, अब ये लोग ऑब्वियसली आपकी कंपनी को क्यों खरीदना चाहते हैं, या ये हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ खरीदना चाहते हैं कि अगर हमने आज इस वाली कंपनी को खरीदा तो मेरे को आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। उनका विजन बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म है, वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि मैंने आज ये खरीदा कल मुझे फायदा हो जाएगा, कल मैं इसको बेच के निकल लूंगा। ऐसा उनका कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं रहता। वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि मेरी इंडस्ट्री के साथ ये वाली कंपनी जुड़ गई तो मुझे क्या फायदा होगा, कितने प्रॉफिट्स ऐड होंगे, मतलब सिनर्जीज के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। जब इन लोगों को प्रॉफिट चाहिए प्लस सिनर्जीज भी चाहिए प्लस लॉन्ग टर्म इनका ओरिएंटेड ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली यार ये लोग अपनी मैनेजमेंट जो कंपनी की रहती है उसके साथ काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कॉर्पोरेट बायर्स, सो एज टू गेन एंड अचीव देयर गोल्स एंड टारगेट्स विच they have in their mind while taking up or acquiring that company। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट बायर। कंप्लीटली इसका ऑपोजिट होता है हम लोगों का फाइनेंशियल बायर। तो फाइनेंशियल बायर हम लोगों का उसका पर्सपेक्टिव ही यही होता है, इस वाली कंपनी को मैं इसलिए एक्वायर कर रहा हूँ कि मेरे को इधर से कैश फ्लोज आएंगे और कैपिटल गेन्स होंगे। ठीक है, उसका मेन गोल ही यही है कि उसको कैपिटल गेन्स चाहिए, और वो हमेशा शॉर्ट टर्म होरिजन के लिए आता है। शॉर्ट टर्म में जितना पैसा बना सकता हूँ बना के फिर मैं इस कंपनी को बेच दूंगा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। उसका माइंडसेट ही इस वे में होता है। कॉर्पोरेट बायर में हमारा मेन गोल था सिनर्जीज, तो इधर हम लोगों का मेन गोल है सस्ते में बाई करो, महंगे में सेल करो, जितना भी प्रॉफिट बना सकते हो बना लो। ऐसा होता है हम लोगों का फाइनेंशियल बायर। अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो ये लोग बहुत ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते मैनेजमेंट के साथ। इनके बोर्ड्स रहेंगे, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, उनके साथ बात करके ये लोग थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के अपडेट्स ले लेंगे, बट ये लोग बहुत ज्यादा भी उस चीज के अंदर नहीं रहते हैं। आपको पता है फाइनेंशियल बायर्स के तो हमको इतने सारे एग्जाम्पल्स पता है ना, लेकिन जब मैंने ये वाली चीज रियलाइज की मैंने कहा अरे यार ये तो पता ही नहीं था। तो बेसिकली गाइस, आपने जो भी वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी या फिर आपने लेवरेज बाय आउट, इन सब के बारे में जो भी सुना हुआ होगा ना यार, ये सब इसी के ही अंदर आता है। वेंचर कैपिटल आपके स्टार्टअप फर्म्स के लिए रहता है, और आपका प्राइवेट इक्विटी नॉर्मली ग्रोथ वाली कंपनीज के लिए रहता है, लेवरेज बाय आउट आपका मैच्योर कंपनीज के लिए रहता है। तो ये सब जो भी है ना आपके एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल बायर्स हैं। तो आप मुझे ये बताइए, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी और आपका लेवरेज बाय आउट में सबसे ज्यादा रिस्की आखिर कौन सा होता है? कमेंट डाउन कीजिए। सो गाइस, आई होप आपको फाइनेंशियल बायर और कॉर्पोरेट बायर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी हम लोगों ने ना एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने कैपिटल मार्केट्स के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इक्विटी मार्केट्स, डेट मार्केट्स के बारे में। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। मेन फंक्शन हम लोगों का अदर देन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस अंडर द एडवाइजरी सर्विसेज, हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रीस्ट्रक्चरिंग पे भी बहुत ज्यादा वर्क करती है। अब हम जानेंगे रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। ठीक है, सो गाइस, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंकर ना ऐसी कंपनीज को जिन लोगों के ऑपरेशंस करने के लिए भी जिनके पास पैसे नहीं रह गए हैं, ठीक है,
तो जब उन लोगों ने डेट वेट लिया होगा बहुत सारे बैंक से या फिर इवन डेट रेज किया होगा कैपिटल मार्केट से, तो उस पॉइंट इन टाइम पे ना उन लोगों की हालत बहुत अच्छी थी, ठीक है। दे वर डूइंग रियली गुड, उनके बॉन्ड्स बहुत आउटस्टैंडिंग थे, उनकी इक्विटी मार्केट सही चल रही थी, वो लोग अच्छी पोजीशन में थे, उनके रेशियोज बहुत अच्छे थे। बट विद स्पैन ऑफ टाइम उन लोगों ने अच्छे से चीजें मैनेज नहीं की हैं और उसके बाद अब वो फिलहाल ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि उनके पास ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस करने के लिए भी पैसे नहीं रह गए हैं। तो ऐसे टाइम पे वो वाली कंपनीज हम लोगों की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हेल्प लेना चाहती हैं, वेर इन्वेस्टमेंट बैंक उनको एडवाइस कर सके, ऐसा कोई रूट थ्रू दे सके कि वो वापस कहीं से कैश अरेंज करके अपना वापस से रिस्ट्रक्चर, मतलब हर एक चीज वापस इन प्लेस लेके आ जाए, या फिर अगर बैंक को लगता है हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकों की चीजें बिल्कुल ही हाथ से बाहर हो चुकी हैं, ठीक है, अब बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना पड़ेगा, तो इस वाले सिनेरियो में भी हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक उन लोगों के लिए हेल्प करती है। बट 99% ऑफ द टाइम्स हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक ट्राई करती है कि वो बैंक्रप्सी की तरफ ना जाके कुछ एक ऐसा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दे कि पैसे ऐसे अरेंज कर पाए और वो अपना ऑपरेशंस दोबारा स्टार्ट कर पाए कंपनी। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। कहने का मतलब ऐसी एडवाइजेस देना कि आपका बिजनेस इन प्लेस आ सके दोबारा, ठीक है। तो गाइज अब हम जानते हैं कि आखिर ये रीस्ट्रक्चरिंग क्यों की जाती है। कहने का मतलब ऐसे क्या क्या रीजंस आ जाते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत पड़ती है हमको। तो गाइज इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब मान लो आपकी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में हमारी कंपनी वर्क करती है वो ही डिक्लाइन कर रही है, तो ऐसे सिनारियो में हमारी कंपनी कैसे फ्लरिश करेगी। या फिर आप जो अपनी मशीनरी ये सब चीजें यूज करते हैं वो पता नहीं कौन से आदम जमाने की है, ठीक है, बहुत पुराने जमाने की है, एंड दे आर नॉट एबल टू कम्पीट इन द टुडेज एनवायरनमेंट। सो यस गाइज, इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया, प्रोडक्ट ऑब्सोलीन हो गया, बैड इन्वेस्टमेंट्स हो गए, लैक ऑफ इनोवेशन हो गया, इनएफिशिएंसीज हो गए, बैड मैनेजमेंट हो गए, बैड मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील्स हो गए, एक्सेसिव लेवरेज हो गया। ये सब कुछ थोड़े रीजंस होते हैं जिसके वजह से हम लोगों की कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या रिस्ट्रक्चरिंग करना एक अच्छा ऑप्शन है, क्या सच्ची में आपको ये वाली चीज करनी चाहिए, क्या ये आपके बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है या क्या सीन है। तो चलो गाइज अब हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो गाइज लेट्स से हमारी कंपनी ने इंसॉल्वेंसी के लिए डाल दिया है, बोल दिया है कि भाई अब हम लोग तो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, अब हम लोग नहीं कर पाएंगे तुम लोगों का पैसा पे बैक, लेट्स से ऐसा बोलती है कंपनी। तो फिर यार हम लोगों का लेट्स से इस लेवल पे था अभी इंसॉल्वेंसी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी होने की वजह से आप इतना पैसा रिलीज कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हो तो इससे ज्यादा इतना कर पा रहे हो। तो यार ये जो डिफरेंस आया है तो ऑब्वियसली आप लोग के लिए अच्छा ही है ना, आप इतने में आप थोड़े और ज्यादा क्रेडिटर्स को पे बैक कर सकते हो, पर इतने में तो आप थोड़े कम को कर पाओगे। तो ये जो डिफरेंस है ये अच्छा है, तो इस वे में आपकी रिस्ट्रक्चरिंग अच्छी हो जाती है। तो यस, रिस्ट्रक्चरिंग इज अ वायबल ऑप्शन जब आप लोग इंसॉल्वेंसी ऑफ लिक्विडिटी इन सब चीजों की तरफ जा रहे हो और आपका रिलीजिंग अमाउंट एक्चुअली बढ़ जाता है। चलो गाइज इस वायबल ऑप्शंस को थोड़े और भी जो कंसिडरेशंस रहते हैं और भी जो फैक्टर्स रहते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़े नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय द टाइम आप लोग रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में थोड़ा और जान लीजिएगा, अपने उस फ्रेंड को जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर देना जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। प्लस 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 आप लोगों को गाइज ये वाली वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी तो प्लीज लाइक कर दो और कमेंट डाउन जरूर कर देना, और मुझे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू गाइज, बाय बाय।